नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। जो उत्तर प्रदेश लंबे वक्त से, खास तौर से योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद पूरी तरह शांत था, जहां सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बीते दिनों की बात हो गई थी। अप्रैल के महीने में जब देश के 8 अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, तब भी यूपी में पूरी तरह से अमन और चैन था। लेकिन 3 दिन पहले अचानक कानपुर सुलग उठा, वो भी तब जब देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग वहां पर मौजूद थे। दूर भले ही, लेकिन उसी राज्य में सड़कों पर उतरकर लोग पत्थरबाजी करते हैं। उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव में कानपुर देहात में मौजूद थे, उस दिन जब लखनऊ में देश भर के उद्योगपति जमा थे, यूपी में 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हो रही थी। आखिर कानपुर में इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? क्या पीएफआई ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया? यूपी की पुलिस हालात का अंदाजा लगाने में नाकाम कैसे हो गई? क्या कानपुर पुलिस ने हालात को काबू नहीं किया? और अगर काबू किया होता तो आज ये तस्वीर सामने नहीं आती जो दिख रही है। कानपुर को जलाने की साजिश किसी ने अगर की है तो उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की भी है कि वो हाथों में चीजों को पहले से ना ले पाई। सवाल यह भी कि क्या पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जैसा कि असद ओवैसी आरोप लगा रहे हैं। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कानपुर हिंसा के पीछे साजिश किसकी? 38 गिरफ्तार और कितने कसूरवार? अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, गिरफ्तारियों की संख्या में भी इजाफा होगा। क्या पीएफआई ने लगाई कानपुर में आग? पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था। इन लोगों का भी कोई लिंक है? इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं। कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा, साजिश के जुड़ रहे हैं तार। सवाल ये कि कितने और किरदार? अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के ऊपर। जो भी त्रुटि करेगा, गलती करेगा, वो पार्टी निर्णय उस पर करेगा। और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उसको हम उचित नहीं मानते। कानपुर में हिंसा किसका प्रयोग? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब नेता हैं बीजेपी के, अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, सुबही खान राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, और शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा सवाल आज की तारीख में मोहसिन साहब आपसे है। हाँ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, हाँ, वक्त रहते अगर कार्रवाई नहीं होती तो पेट्रोल खरीदे जा रहे थे पेट्रोल पंप से, पेट्रोल बॉम्ब बनाने के लिए बहुत बड़ी एक योजना बन रही थी, एक साजिश बन रही थी कि पूरे उत्तर प्रदेश को जला दिया जाए। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि ये पहले कैसे नहीं पता चला? कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, तो सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारे ही जो देश के इतने कहना चाहिए मेन हस्तियां वहां मौजूद थीं, जो देश और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है देश और प्रदेश की, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां थीं। उसके साथ साथ अगर कोई साजिश के तहत ये काम किया गया था तो उस साजिश को नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया। हम जरूर कहेंगे कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क न होती तो ये दंगा कहां तक चला जाता, क्योंकि ये तो एक साजिश के तहत किया गया था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि जुमे की नमाज के बाद इस तरह से कुछ लोग उसमें अपनी रणनीति बनाकर और दंगा कराने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी बैठे अभी दुनिया भर की बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर ये भी संयम रखते अपनी भाषा पर तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार, चाहे एमआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कुछ दल हो, ये सब के सब भड़काऊ भाषण, लगातार लोगों को उकसाने वाला काम आप रूबिका देख रही हैं लगातार आप
कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा कराने की एक साजिश सी चल रही है। उसमें संस्थाएं भी हैं, सिमी जैसी सोच की विचारधारा के लोग जो पीएफआई में चले गए हैं या अन्य संस्थानों में चले गए हैं। तो ये दंगा कराने के लिए ये जो जफर हयात पकड़ा गया, अभी देखिए सारे के सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इसमें ये कोई ना दुबे जी बोलेंगे, ना भदौरिया साहब बोलेंगे, ना वारिस पठान साहब बोलेंगे, ये क्लीन चिट दे देंगे सारे दंगाइयों को। बिल्कुल आग लगाओ, हम क्लीन चिट देंगे। है ये गलती भाजपा की है, ये गलती यहाँ की पुलिस की है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी आदरणीय योगी सरकार में, ये बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, शांति व्यवस्था कायम हो गई, लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया गया। और हम आगे दाग अगर है तो सबसे पहले वही दिखता है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आम दिन नहीं थे, यहाँ पर आपके 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, 1400 से ज्यादा योजनाओं को लागू करने की बात चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, सेंसिटिव टाइम था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ऐसे में तो ये किसी को पता कैसे नहीं चला कि आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है? किसी को पता ही नहीं चला। पेट्रोल बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, आपकी पुलिस सोती रही। ऐसे ही रूबिका ऐसे समय पर ही जब प्रदेश और देश का विकास हो रहा है तो वो लोग परेशान हैं जो विनाश करना चाहते थे। परेशान वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो विनाश करना, लेकिन उनको नाकाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की वारिस पठान साहब ने किया है। दो चीजों पर आपका नाम याद आया, मोहसिन रजा साहब को। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जवाब दीजिए। पहला वो ये कह रहे हैं कि आप लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और इसीलिए आपने लोगों को उकसाने का काम किया। और दूसरा ये कि हम तो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं पीछे लाने की। वारिस भाई देखिए रूबिका जी, मैंने सुना मोहसिन रजा साहब की बात को एकदम सुकून से। अब मैं चाहूंगा कि मुझे भी आसानी के साथ बोलने दीजिए, आराम से। मैं दो चीज में मेरी बात रखूंगा। पहले तो जो वायलेंस हुआ उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, वो कंडेमनेबल है। अब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर मेरा ये बोलना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कायदे कानून का पालन करने में, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में। पूरा इंटेलिजेंस का फेलियर है, जबकि इनको पता है प्रधानमंत्री वहाँ है, प्रेसिडेंट वहाँ पर है, मुख्यमंत्री वहाँ है, फिर भी इस तरह की घटनाएं इनकी नाक के नीचे हो रही है। तो आप कुछ समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर व्यक्ति को संविधान ने दिया है। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? ये प्रोटेस्ट, अब ये जो बोल रहे हैं ना भड़काऊ भाषण, तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि 10 दिन पहले भाजपा की जो प्रवक्ता थी उसने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की, अपशब्द बयान किए, उनके खिलाफ एफआईआर किए गए हर तरफ, मगर मोदी सरकार खामोशी से सोती रही, किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो एक प्रोटेस्ट किया कि उनको अरेस्ट किया जाए। देखिए आज रूबिका जी, आज हमारा देश की दिशा में चला गया। मोहसिन रजा बैठे हुए कि लोग हमारे देश की मजाक उड़ा रहे हैं। आज पूरा मिडल ईस्ट हमारे देश की मजाक उड़ा रहा है। देखिए क्या हो गया। हम 10 दिन पहले से बोल रहे थे कि हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया है, उसको अरेस्ट किया जाए, मगर अरेस्ट नहीं किया। जब मिडल ईस्ट वालों ने बोला तब अरेस्ट किया। वारिस पठान देश का मुसलमान है, भारत देश का नागरिक है, पक्का सच्चा। जब वारिस पठान रोज आके चैनलों पे बोल रहा है, रोज बोल रहा है कि आप अरेस्ट करिए, हम हुजूर के शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर मोदी जी ने कोई स्टेप नहीं लिए। ये कब स्टेप लिया? जब बाहर के मुल्क ने जाकर प्रोडक्ट को बैन करने की बात कर दी, जब एम्बेसडरों को बुलाया गया कतर में। कितनी शर्मनाक बात है कि वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में वो वहां जा रहे कतर को, उसके पहले वहां पर बुलाया जाता है एम्बेसडर को और बोला जाता है कि आपके देश में इस तरह की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात हुई है उसके लिए आप माफी मांगिए। तब जाके मोदी सरकार जाती है। और भी करते क्या है? सस्पेंशन। अरे सस्पेंशन से क्या होगा रूबिका जी, चलिए बताइए। सस्पेंशन से नहीं, हमारी मांग है कि जिस किसी ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ केस करके जेल में डाला जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तब हमको लगेगा कि न्याय हुआ, इंसाफ हुआ। सिर्फ सस्पेंशन तो लिप सर्विस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वारिस साहब, आप इत्मीनान से अपनी बात रख रहे हैं, पूरे पुख्ता तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और आपकी बात को पूरा देश इस वक्त सुनेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक भावना आहत हुई है और उसका पूरे तरीके से जो है सर आंखों पर उस बात को लिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ केस होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। किसी का भी खुदा हो, किसी का भी प्रॉफिट हो, किसी का भी रसूल हो,
किसी की भी भावना अगर आहत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वारिस भाई, आप जैसी बात कर रहे हैं, क्या कानपुर में वैसी बात हो रही थी? उनके हाथों में पत्थर थे कि नहीं थे? आप मुझे सच्चाई बताइए। पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं इसके साथ हूं, लेकिन हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, पूरी तैयारी। देखिए, पहली बात तो रूबिका जी, मैं आपकी बात पूरा मैं बोलूंगा आपको। इन्होंने जो अपने बयान से सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों के दिल को हाथ पहुंचाइए, सेंटीमेंट को हर्ट किया, इसलिए उनको जेल में डालना चाहिए। एक आम आदमी कुछ भी ट्वीट कर देता है प्रधानमंत्री के बारे में तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब आपने कहा कि वायलेंस के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। आप जो दिखा रहे हो ना रूबिका जी, एक ही वीडियो आप दिखा रहे हो कि कुछ टोपी वाले लोग पत्थर फेंके जा रहे हैं मुसलमान। मेरे पास ऐसे वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे वायरल है, और ट्वीट किसने किया है? आप ही की तरह एक पत्रकार है जो नॉन मुस्लिम है, उसने ट्वीट करके दिखाया है वीडियो पे कि पुलिस पत्थर फेंक रही है, पुलिस पत्थर मार रही है। मुसलमान के 40 बच्चों को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। मुसलमान के बच्चे को उठा के मारा जा रहा है, पुलिस के साथ में मिलकर गालियां दी जा रही है। मैं कह रही हूँ पत्थर हिंदू के मैं हाथ आपको में हो वीडियो कि पत्थर मुसलमान के हाथ में हो। अगर आपको यकीन नहीं आया, आप वीडियो दिखाइए, पर मुझे ये बताइए कि पुलिस आप के ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी तो वो क्या करेगी? मानेंगे रूबिका जी, वो क्या करेगी? पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की थी, ये बताइए वारिस भाई मुझे। ये देखिए, पुलिस पत्थर मार रही है, लेकिन क्या पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की थी? देखिए, पुलिस पत्थरबाजी नहीं, पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की। आप मेरी बात पत्थर मार रही है। देखिए, मैं देख रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। फुल फ्रेम है आप फुल फ्रेम है, आपकी तस्वीरों को सब दिखा रहे हैं। मतलब एबीपी न्यूज़ पूरे तरीके से दिखा रहा है। पर आप मेरी बात तो सुनिए। पुलिस पत्थर मार रही है। हाँ, पुलिस पत्थर मार रही है, पर पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस पर कोई पत्थर मारेगा तो वो क्या करेगी? जी, हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ेगी? नहीं, पुलिस को अरे कायदा कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है रूबिका जी। हमारे देश में संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है। पुलिस को लगता है कि पत्थर मारा तो जाओ, उसको अरेस्ट करो, कोर्ट में ले जाओ और जो सजाएं दो। अगर आप उनके ऊपर पत्थर मारेंगे, पुलिस है ना भाई, कानून व्यवस्था तो कोई लागू करेगा ना, कौन करेगा? एक ही तरफ के लोगों पे, सिर्फ मुसलमानों पे, सिर्फ मुसलमानों पे 40 मुसलमानों के बच्चों के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। कितने नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया आपने? बंद कराने कौन गया था जबरदस्ती? ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। दुकान बंद कराना, हिंदू भाइयों ने भी पथराव किया है। बताइए, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था रूबिका जी। हाँ। हमारी जानकारी के मुताबिक ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जुम्मा के बाद में, हाँ। इन लोगों का ये था कि पीसफुल है, दुकान बंद करिए, मगर सामने से पथराव शुरू हुआ। अच्छा, एक साजिश के तहत। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंटेलिजेंस फेलियर रही होगी का ये। क्यों जाकर वहां पे पुलिस को पहले बंदोबस्त करना चाहिए था? पुलिस ने क्यों अपना ढिलाई छोड़ी? फिर जाकर मुसलमानों के ऊपर पत्थर मारे। वारिस भाई, मुसलमान मत कहिए ना। मैं ये कह रही हूँ, जिसके हाथ में भी पत्थर है वो देश का दुश्मन है। जिसके हाथ में भी पत्थर है, चाहे उसने टोपी पहनी हो, बिल्कुल या सही बात है, उसने गले में जनेऊ डाला हो, बिल्कुल क्लियर बात है। आप सिर्फ एक की पैरवी मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, जिसके हाथ में पत्थर वो देश का दुश्मन। अब शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, अनुराग भदौरिया और मैं यही बोल रहा हूँ, जिसके भी हाथ में पत्थर है वो देश का दुश्मन है। मैं वायलेंस का खंडन करता हूँ। मैं वायलेंस का खंडन करता हूँ। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को सुनने के बाद वारिस पठान समझ जाएंगे ये नेता कौन है। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी। मैं चलाऊंगा नहीं आगे। शिवम त्यागी नहीं, अरे ये बहुत हो गया। सुनिए, चला ही नहीं रहा हूं। इस देश में बहुत हो रहा है। रूबिका जी, मैं नहीं चला रहा हूं। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, मैं नहीं चला रहा हूं। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए। हम अपने भगवान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सस्पेंशन काफी नहीं है। फिर भगवान और अल्लाह पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा उस पर। मेरी बात सुनिए। रूबिका जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं कानपुर की बात करना चाहती हूं। मैं कानपुर पर ही आऊंगा। मैं माहौल देश का बहुत सेंसिटिव है। मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊंगा। सेंसिटिविटी को समझना चाहिए और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं 100% एग्री करता हूं आपसे। मैं बिल्कुल इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी का सिर्फ सस्पेंशन नहीं, गिरफ्तारी की मांग करता हूं। उन्होंने भी यही किया है जो हो रहा है। अब आगे आते हैं। आपने कहा कानपुर की बात।
मैं बड़ी शालीनता के साथ अब सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ। मौका दीजिए, सुनिए। बहुत हाँ, मैं तो वारिस भाई को शांति से सुन रहा मौका था। दूंगी, वारिस भाई दूसरी मौका बात, दूंगी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को लेकर चीजें जरूर इधर उधर रही, लेकिन ये इस देश को सोचने और समझने की भी आवश्यकता है। मैं अगर हाथ में लोटा लेकर, गले में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर मंदिर जा रहा हूं, तो मेरी सरकार, मेरे देश और मेरा समाज ये उम्मीद करता है कि मैं वहां जाकर पूजा करूंगा। जब आप मस्जिद जाते हैं, जो कि 100 के 100% मुस्लिम जाकर वहां पर अल्लाह की इबादत करते हैं, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं समाज को भी तोड़ती हैं, सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। और पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, किसी ने कहीं नहीं किसी को रोका, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आप पत्थर उठा लेते हैं, लोगों पर मारते हैं, तो यह साबित करता है कि कहीं से जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। बार बार आपने जो 25 बार अपनी भाषा में मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मैं कह रहा हूं आपके सामने, कोई अगर हिंदू किसी मुसलमान को, किसी को भी पत्थर मारेगा, तो ना तो वो गरीब है और ना वो हिंदू है, वो सिर्फ पत्थरबाज है। और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा होती हो किसी भी राज्य में दी जानी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात। मैं जवाब देना चाहूंगा। 20 सेकंड वारिस साहब, 20 सेकंड। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, ये पढ़ लिख के तो आते नहीं है। अकबर ओवैसी पे केस हुआ, अकबर ओवैसी लंदन में अपना इलाज कर रहे थे, वहां से आए, हैदराबाद में कोर्ट में सरेंडर हुए, सरेंडर होकर बेल लिए, बेल लेने के बाद केस चला, पूरा एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद दोनों साइड को सुना गया, उसके बाद में उनको बाइज्जत बरी किया गया। आपने भी तो दे दिया, बाइज्जत बरी किया गया, तुमको मालूम है क्या? कंप्लेंट तो आपने भी दे दिया था, फिर कंप्लेंट तक क्यों नहीं रह गया? पागल, क्या सिर्फ कंप्लेंट काफी है? अगर निश्चिंता होगी तो कमाल की बात है। मैं तो जाना ही नहीं चाहता उस टॉपिक पे, लेकिन पैमाना सबके लिए बराबर है। मैं खुदा का भी इतना ही सम्मान करता हूं, अल्लाह का इतना ही सम्मान करता हूं, और भगवान का भी इतना ही सम्मान करता हूं, और आपको भी बराबर करना पड़ेगा। ओके। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं वारिस भाई कि ये वो वाला वीडियो नहीं है। इजाजत नहीं है क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल है। शुरुआत आपसे हुई है, सबसे लंबा आपने ही अपनी बात को रखा है। अनुराग भदौरिया परेशान हो रहे हैं कि अब तक उनकी बात नहीं आई है। अब आप दोनों को मैं रोक रही हूँ, मेरे 4 और मेहमान। मेरी बात नहीं, मैं फिर बोलने नहीं दूं, फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे अच्छी बात नहीं है। मुझे शिवम त्यागी की बात का जवाब देने दीजिए। मैंने साहब बोला है, उनका केस चला, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, टॉपिक शुरू हुआ, उसे खत्म होने दीजिए, फिर मैं वारिस पठान को 20 सेकंड में अपनी बात रख लेने दीजिए। और विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान 20 सेकंड, अनुराग भाई 20 सेकंड। देखिए रूबिका जी, अकबर ओवैसी साहब लंदन में थे, इलाज कर रहे थे, वहां से आए, सरेंडर किया हैदराबाद की कोर्ट में, बेल लिए, बेल लेने के बाद उन पे पूरा केस चला इतने परसों, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। मगर भाजपा की प्रवक्ता को अब तक एक भी दिन जेल में डाला आपने, एक भी दिन आपने जेल में डाला, भाजपा की प्रवक्ता को नहीं डाला। भाजपा की प्रवक्ता ने पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के सेंटीमेंट को हाथ पहुंचाया, पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया। उनके खिलाफ क्यों जेल नहीं? उनके खिलाफ कब जेल में डाला जाएगा? अकबरुद्दीन ओवैसी पर चला है मामला। ऐसा नहीं, इसको तो नहीं बोलने दूंगा, आप तू बोल ले शिवम त्यागी। अरे नहीं तू तड़ाक, अब ये शिवम त्यागी को नहीं बोलने दूंगा रूबिका जी, या तो इसको हटा दो। नहीं, मैं किसी कीमत पर, किसी तरह से नहीं, किसी कीमत पर धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं। अब मैं ना बिल्कुल नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि ना आपकी कोई बेइज्जती कर सकता है वारिस साहब, और ना शिवम त्यागी की बेइज्जती कोई कर सकता है, ना अनुराग जी की, ना अभय। सुनिए वारिस पठान, मैं बताती हूँ, तमीज सिखाओ ना इसको। नहीं, मैं क्यों सिखाऊंगी तमीज? मुझे आप लोगों को कोई तमीज नहीं सिखाते इसको। आप सुनिए, तमीज सिखाने वाले नहीं है आप, पहली बात तो खुद सीख कर आइए। आपकी भाषा बता रही है कि तमीज कितनी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत बोलोगे जवाब देना पड़ेगा। अरे मेरी अगर मैं सम्मान करता हूं आपके धर्म का, तो आपको मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। अगर एक पर कार्रवाई है तो दूसरे पर होगी। मैं आप दोनों को शांत कर रही हूँ और स्क्रीन से हटा रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए प्लीज मैंने कहा ना, आप दोनों मेरा मान रखिए, प्लीज कह दिया मैंने, अब रुक जाइए, शांत हो जाइए। मेरे दो और मेहमान, प्लीज वारिस साहब, शिवम त्यागी, वारिस साहब, नहीं प्लीज अब रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ और उसके बाद वारिस साहब रुक जाइए। हाँ वारिस साहब अब रुक जाइए, शिवम त्यागी रुक जाइए। विंडो अच्छी नहीं लगती। अनुराग भदौरिया, कानपुर में 38 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने और? साजिश के पीछे बहुतों का नाम आ रहा है, पीएफआई भी। एक आपका भी नेता है निजाम कुरैशी। तो आप तो मेरे पास तो बहुत बाद में आए, पहले ही आ जाते मेरे नेता के बारे में पूछने के लिए। 20 मिनट क्यों इंतजार करवाया? हमें तो लगा फेस ऑफ चल रहा है, इसलिए हम लोग शांति से बैठ गए कि फेस ऑफ हो रहा है। बाद में गाली गलौज तक उतर आए, बाद में गाली गलौज तक सब लोग उतर आए। तो यही अगर टीवी पे चलना था तो पहले बता देते हम लोग। अनुराग भदौरिया, यहाँ किसी ने कोई गाली नहीं दी है, जबरदस्ती का आप भड़काऊ बयान देने की कोशिश ना करें, किसी ने गाली नहीं दी है।
जब अच्छे आप सबका ओपनिंग रिमांड ले लेते तब कितनी अच्छी डिबेट होती। और अब अपनी बात कह दीजिए, अब अपनी बात कह दीजिए। वैसे भी आपका कनेक्शन बड़ा खराब है, तो करवाना है तो हम लोग इंतजार करते रहते। अब अपनी बात कह दीजिए आप। कहते हैं ना, पहले तो होश छीन लिया जुम्मन से तम, दीवानी का फिर इल्जाम देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का हाल। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में घृणा का माहौल पैदा करती है, समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति करती है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की इस बात का अंदेशा रहता है कि हम समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेंगे तो हमें शायद सत्ता तक पहुंचना आसान हो। जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश की हो, जिसकी पुलिस उनकी हो, गृह मंत्रालय उनका हो, मुख्यमंत्री वहां पे आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, राष्ट्रपति जी आ रहे हो, और उसके बावजूद भी एलआई फेल हो जाए, वहां उनके खुफिया तंत्र फेल हो जाए, पता ही नहीं चले कि वहां पे पत्थर इकट्ठे हो गए, वहां पे दंगा होने वाला है। इसकी मतलब सरकार का जो गृह विभाग है वो पूरी तरह निकम्मा है। उसे गृह विभाग से हट जाना चाहिए। और उसके बाद क्या सरकार इंतजार करती थी कि पत्थर चल जाएगा, उसके बाद न्यूज बनेगी, उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट होगी, उसके बाद देश के अंदर एक माहौल बनेगा? क्या सरकार ये चाहती है? सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। इस बात की बहस करके उसने पत्थर मारा, उसने पत्थर नहीं मारा, इनका पत्थर चला, उनका पत्थर नहीं चला, उसके ठेले से पत्थर आए तो ऑटो से पत्थर आए, कैसे आए, कहां से आए? कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई दूसरा तो आएगा नहीं। जनता ने आपको चुना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए किसी का वो एंगल लगा के, खोज के, दूरबीन लगा के, किसी का झंडा मिल जाए, किसी का कुछ मिल जाए तो हम पता नहीं समाजवादी भी है, फलाना भी है, जनता भी है। कमाल है भाई। अरे जिम्मेदारी से भागने के लिए आप एक बहाना खोजते हो कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए। अरे जहाँ 5-10 हजार लोगों की भीड़ होगी, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी नहीं है क्या? लेकिन समाजवादी का कोई नेता उसमें तो नहीं है कि समाजवादी का नेता कह रहा हो कि नहीं यहाँ पे दंगा करो। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है दंगा रोकने। सवाल में सबसे पहले आपके नेता का ही नाम लिया था। वो 38 में जो गिरफ्तार हुए उसमें से एक समाजवादी पार्टी का है। हाँ तो अरे मैं कहता रहा हूँ आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही क्या है? पहले तो दंगा रोक नहीं पाती है, दंगा हो जाता है चलो गिरफ्तारी करो, फिर नाम खोजो इसका उसका। ये बताइए, मैं आपसे पूछना हो नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं, तो आप क्लियर कर दीजिए ना अनुराग साहब। आप ये कह रहे हैं वो साफ सुथरा, नेक, पाक, साफ इंसान है जिसके हाथ में पत्थर नहीं था, लॉलीपॉप था? तो कोर्ट नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तो हमने देखा कि आपने भी नहीं देखा, कैमरा बताएगा किसके हाथ में पत्थर था, किसके हाथ में पत्थर नहीं था। निष्पक्ष जांच होगी, इंक्वायरी होगी। हम तो कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, देश की न्यायपालिका विश्वास है। अब तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं कि सत्ता वाला केस उठा के ले आएंगे। नहीं, एक सेकंड और चाहिए, एक सेकंड और देर तक आपने दूसरों को बोलने दिया, हमें भी 1 सेकंड दे दीजिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ललितपुर में कौन सा जिसमें 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कौन बीजेपी का नेता गया? ये तो आप रिकॉर्ड पे चले जाते हैं ना। अब आप बोलते हैं अच्छा आप पुरानी बात करेंगे तो ठीक है। मैंने तो कोई आपके दंगे याद दिलाई नहीं, मैंने तो कोई पुरानी बात की नहीं। मैंने तो आपको अपना दायित्व याद दिलाई नहीं कि आपके टाइम पर जो दंगे हुए थे तब कैसे हो गए। मैंने तो ऐसी कोई बात आपको याद नहीं दिलाई। ये तो हम बात याद, मुजफ्फरनगर तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा तो हमें तो हम दिला दें। अब हमसे जो इतना बहस कर पा रहे थे तो हम दिला दें। हम दिला रहे हैं ना आपको। हमने बोला ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चंदौली में तो अच्छी को पीट पीट के मार डाला, गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पीट पीट के मार डाला। इस तरह से हाथरस में बेटी के साथ अन्याय। और सुन लीजिए, योगी जब पूजा कर रहे थे अयोध्या में तब एक गर्भवती महिला को उसी समय हत्या कर दी। तो उत्तर प्रदेश की घटना है ना, कहीं और की तो घटना है नहीं। तो बताइए, जहाँ योगी जी होते हैं, जिस जिले में पूजा कर रहे होते हैं वहाँ महिला की हत्या हो जाती है, और जिस जिले में वहाँ सर ये राष्ट्रपति जाते हैं। सर सुनिए, हाँ ठीक है, आपने अपने ये मैं कई बार ऐसा करूंगी जब आपको इनवाइट कर रही हूँ तो आपके इस चंक को स्पेशली रिकॉर्ड करके रख लूंगी, क्योंकि 2 लाइन के बाद आप यही सारी बातें रिपीट करेंगे तो क्यों आप एनर्जी जाया करते हैं। मैं काम करूंगी, उसको रिपीट टेलीकास्ट पे लगा भी दूंगी। आप भी तो वही पहुंच जाएंगे, बीजेपी के पास बोलने को क्या होता है? ठीक है, कहेंगे नहीं। ओके अभय जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ अनुराग जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप मुझसे अभय दुबे जी किसी सवाल पूछना चाहिए, आप सवाल। अभय दुबे जी भाई ओपनिंग रिमार्क। रूबिका जी, ये इससे ज्यादा गंभीर बात कोई नहीं हो सकती कि जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी जिस स्थान पर हो, देश के प्रधानमंत्री जी जिस स्थान पर हो जी, वहां पर किसी प्रांत की सरकार की इतनी गंभीर लापरवाही की इतने व्यापक स्तर पर हिंसा हो जाए, तो क्या जो गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री, मुझे लगता है कि वो गृह मंत्री भी है वहां, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करना चाहिए? कितने सालों तक रूबिका लियाकत जी के साथ अभय दुबे या साथी पैनलिस्ट इस बात डिबेट करेंगे कि इसमें पीएफआई का अक्टूबर 2020
सारे बड़े समाचार पत्र आपके चैनल सही क्या कह रहे हैं? Alleged PFI men got funding to stoke riots in Hathras, says STF. फिर वो कहते हैं कि जो दिल्ली का दंगा हुआ, PFI raised from China involved in terror funding in Delhi. जितने बड़े अखबार उठाकर देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में 2021 में कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि क्या स्टेटस है PFI का, तो उन्होंने कहा साहब उसको बैन करने की प्रक्रियाधीन है प्रकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय में। जब उत्तर प्रदेश की सरकार 2020 से कहती कि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसका प्रस्ताव भेज रखा है प्रतिबंधित करने का, अप्रैल अभी 18 अप्रैल को ट्वीट किया जाता है एनआई से कि गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर हम PFI को बैन करने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए देश को? क्योंकि कर्नाटका का चुनाव लड़ना है, कोस्टल कर्नाटका में PFI का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है SDPI, वो अधिक वोट सिक्योर करने लगा है, इसलिए आप प्रतिबंधित नहीं करना चाहते और देश की टेलीविजन पर सिर्फ डिबेट कराएंगे कि PFI का हाथरस में भी हाथ है, PFI का दिल्ली दंगे में भी हाथ है, PFI का कानपुर में भी हाथ है। फिर किसने हाथ बांध रखे हैं आपकी सरकार के? प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते आप? तो सिर्फ देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंके रखना चाहते हैं आप, ताकि समूचा विश्व इस बात का हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो इस्लामिक संगठनों के देशों ने कहा हो या अमेरिका। सुनिए ना, अमेरिका ने अभी रिपोर्ट अगर जारी की है, ब्लिंकन ने, जो US स्टेट डिपार्टमेंट ने, भारत की धार्मिक आजादी को लेकर, हम लेकिन देश की सरकार को विचार तो करना चाहिए कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितने दिन तक ये स्वांग करेंगे आप आज बताकर जाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की PFI को कल बैन प्रतिबंधित करेंगे कि नहीं करेंगे? अभय जी, अब मैं, जब आप ये बातें कह रहे थे और मैं 100% आपके साथ थी कि सरकार काहे चुप बैठी है। PFI का अगर हर दंगे में नाम आ रहा है, हर दूसरे दंगे, दूसरे नहीं, ऑलमोस्ट हर दंगे में PFI का नाम आ रहा है, लेकिन उसे बैन नहीं किया जा रहा है। और कल को मान लीजिए अभय जी, ये मेरे मन का ख्याल है और सवाल भी है और उसका जवाब चाहती हूं मैं। अगर मान लीजिए PFI पर बैन होता है तो कई ऐसी जमातें घूम रही हैं जो वापस कतर से, कुवैत से, दुबई से, फला यहां से, फला वहां से खत जारी करने लगेगी। मुसलमानों के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है। कहां पर? हिंदुस्तान में। उनके काम करने की आजादी पर ताला लगाया जा रहा है। कहां? हिंदुस्तान में। होगा कि नहीं? मेरा एक सवाल है, सुबह ही PFI पर बैन, फला कोई शख्स अगर उसे गिरफ्तार कर लीजिए, जो फोटो आया है, अब ये फोटो सब जगह घूमेगा और कहेगा देखिए मुसलमानों पर अब ये लोग जो हैं एक बार फिर से चाबुक चला रहे हैं। अभय जी बस एक सेकंड, दो और मेहमान। अभय जी 10 सेकंड का जवाब। देखिए ये क्यों बात उठी? अगर देश का शीर्षस्थ नेतृत्व कहेगा शमशान कब्रिस्तान, गजवा हिंद, 80-20 और जो हत्या के आरोपी हैं, सड़क पर नृशंस हत्या करते भीड़ की हिंसा में, अगर केंद्र की संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री उनके गले में माला पहनाएंगे तो कहेगी विश्व बिरादरी। पर ये एक तरफा नहीं है ना, अब ये बढ़ चुका है, ये हर जगह ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुबिका जी आप उसको छोड़ दीजिए ना, आप तो इसके जनक है सर। इस देश में आप क्या कह रहे हैं कि धार्मिक इंडेक्स में हम नीचे गिर गए, और किसकी रिपोर्ट कोट कर रहे हैं? USA की। अभी एक और रिपोर्ट आई थी हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें श्रीलंका 60वें नंबर पे था, हिंदुस्तान 100वें नंबर पे था। मतलब जिनके यहां 500 रुपए किलो दूध मिल रहा है, 2000 रुपए किलो आटा मिल रहा है, उनका हंगर इंडेक्स हमसे बुरा था। सो प्लीज उसको मत कोट कीजिए। नंबर 2, आप तो इसके अमेरिका को तो सेम भाव आपके सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही तो भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था। आप ही तो थे जब आप सरकार में थे, आप तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। हिंदुओं को गाली देना हो, भगवा को आतंकवादी बताना हो, और न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या। आप क्या कर रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री तो अब भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप तो वो लोग हैं जो माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट वाले लोग बातें करते थे। प्रधानमंत्री कहते थे ऐसा। तो प्लीज आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं इस इक्वालिटी की बात करने में। वारिस साहब, मैं तो आपकी उस बात को पसंद कर रही थी कि हमें कहां से किसी मुस्लिम कंट्री के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान काफी हैं। और सच बात तो यह है कि यही कतर, यही कुवैत, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को कभी जो है वो फेवर करने आएगा? वो इस्लाम को फेवर करना अलग बात है और हिंदुस्तानी मुसलमान को फेवर करना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और वारिस साहब ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल रुबिका जी,
हिंदुस्तानी मुसलमान पिछले 10 दिन से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रख रहा है कि उसको अरेस्ट किया जाए। जिसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसको अरेस्ट किया जाए। क्यों नहीं किया गया? सुबह क्यों? मोदी जागे कब? जब अरब देशों के अंदर अफरा तफरी का माहौल आ गया, दबाव के चलते काम किया क्या? मुसलमानों के सेंटीमेंट को आहत पहुंच गई। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सुन ली होती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। जब हमारे प्रधानमंत्री मैं इसी सवाल को आगे ले जा रही हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात क्यों नहीं सुनी गई? हिंदुस्तान के मुसलमान के सेंटीमेंट की कदर क्यों नहीं करी गई? मेरा ये बोलना है ना, क्यों इतने खामोश रहे मोदी जी? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? और अभी भी एक्शन क्या हुआ है? सस्पेंशन नहीं, अरेस्ट करो, जेल में डालो। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इस तरह से चिल्लाकर मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ बोलिए जी। मुझे पूरी डिबेट में मौका मत दीजिएगा इसके बाद, लेकिन ये अनइंटरप्टेड प्लीज बात करने दीजिएगा। बहुत संजीदा विषय है, देश की परिस्थितियां बहुत सेंसिटिव हैं और मुझे लगता है कि अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन में से हम लोगों को, कुछ पैनलिस्ट को मौका मिलता है कि हम नेशनल टीवी पर बैठकर अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाए, तो हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। देखिए, भारत को तोड़ने की और भारत को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो है ही हैं, घर के गद्दार भी शामिल हैं। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं एक्टिवली काम कर रही हैं अपना तन मन धन लगाकर। वामपंथी, उनकी आर्म्ड विंग्स, माओवादी, नक्सलवादी, छद्म नारीवादी, अलगाववादी और आतंकवादी संगठन, बौद्धिक आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, विधर्मी राजनीतिक दल, कन्वर्जन माफिया, कॉरपोरेट माफिया, कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर कानपुर में आग लगाने की कोशिश की जाती है, दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पे दबाव बनवा के इस्लामिक स्टेट से भारत पे प्रेशर बनवाने की कोशिश करी जा रही है। और यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी जैसे लोग बोलते हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है, समाज की भी होती है। आज वो वक्त है, आज वो वक्त है। रूबिका जी फिर बीच में बोले, रूबिका जी फिर बीच में बोले। अनुराग जी, मैं आपके पास 16 मिनट लेट आई थी और 1600 शब्द आपने सिर्फ शिकायत करने में निकाल दिए थे। अब इनको मैंने 5:28 पर मौका दिया है, अपनी बात तो रख लेने दीजिए उनको, 2 मिनट ही सही, उसके बाद आप वाह वाह कर दीजिएगा। वो तो बात करते करते वो तो समाजवादी पे आ गई। हाँ, तो वो आपको मौका दूंगी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी ना भाई। समाजवादियों को कहा है तो आप ही का रुख करूंगी, और किसका करूंगी? मायावती जी के पास तो जाऊंगी नहीं अभी। सुबह खान, रूबिका जी, अबे इतना बीजेपी, रूबिका जी, अरे अनुराग जी बात सुन लीजिए। मैं आपको देश की सोशल पॉलिटिकल कंडीशन बता रही हूँ, पढ़ लिया करिए। रूबिका जी मुझे 2 सेकंड्स दे दीजिए, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी इतने सीरियस इशू पर ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अनुराग जी आपकी बात वैसे भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े ना, तो आवाज बीच बीच में कट रही है। अब मैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हर जगह हमें ही क्यों, हम सरकार में हो तब भी लपेटे में लेते हैं, हम विपक्ष में हो तब भी लपेटे में लेते हैं। सुबह जी, ये तो ना इंसाफी है ना। मैंने इंसानियत खत्म कर दी क्या? भदौरिया जी जीते तब भी हारे, हारे तब भी हारे, ये तो गलत बात है ना। सुबह खान जी, रूबिका जी देखिए, हमें समझने की जरूरत है। कोई बच्चा भी समझ जाएगा अगर आंखें खोल के बिना किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के देखेगा। बॉर्डर स्टेट्स बीच में मत बोलिए। रूबिका जी, मैं चली जाती हूँ, इनकी आवाज कम करवाइए। अनुराग जी प्लीज, या तो इनकी आवाज कम करवाइए। अनुराग जी हाँ प्लीज, वो जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं ना, आप फर्ज कीजिए मैं भी वैसे ही हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, प्रभु रुक जाइए, सुनने का मादा रखिए। अब आप थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी, उसके बाद वापस आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिएगा। सुबह खान, अरे पार्टी में बाद में आए भाई साहब, पहले इस भारत में पैदा हुए हैं। बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा नेपाल से शेयर होता है। आप चीजें कुछ आप कहिए, नफरत फैलाने वालों के साथ हम नहीं हैं। बोलिए आप, रूबिका जी की आवाज करवाइए, मैं ऐसे नहीं बहस कर पाऊंगी। बोलेंगे मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। बीजेपी पर मैं थोड़े ही कोई बहस कर रही हूँ, मैं इस वक्त दंगाई हूँ, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ जो ताकतें खड़ी हो रही है उनके लिए बहस कर रही हूँ ना। रुक जाइए ना, आप राजनीतिक बहस कर लीजिएगा। अनुराग जी, नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार बोल लेने दीजिए ना उनको, फिर मैं आपको मौका दूंगी, और ये तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सुबह जी, रूबिका जी, हमें भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और राजनीतिक दल से ऊपर उठकर भारतीय बन के सिचुएशन को देखना होगा।
बॉर्डर स्टेट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से सटता है, जिसके रास्ते पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। भारत पे आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आपस में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त क्या जिम्मेदारी है हमारी? अरे राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे। इस वक्त भारतीय मुसलमान को भी आगे आके बोलना चाहिए कि नुपुर से जो गलती हुई, नुपुर को उसकी सजा मिली। लेकिन भारत में ना प्रॉफिट का ना मुसलमान का अपमान कभी नहीं होता है। भारत में हर पंथ का सम्मान होता है। और जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भारतीय मुसलमान के सरपरस्त बनने की कोशिश ना करें। हम अपने देश में सुखी भी हैं और सुरक्षित भी हैं। नहीं है जरूरत हमें इस्लामिक स्टेट्स के कस्टोडियन बनने की या फिर गार्जियन बनने की। ये भारतीय मुस्लिम को भी आके बोलना चाहिए। पार्टी की बात ही नहीं है भाई। आप लोग परिस्थितियां नहीं समझते। आपको मौका मिल गया राजनीति करने का। और एक बात बताइए अनुराग जी, आप लोग समाजवादी पार्टी ने पर सुबही खान, उत्तर प्रदेश में मैं विशाल मिश्रा कर सुबही खान, आप जो लाइन ले रही है ना, मेरे जैसे बहुत से मुसलमान हैं जो वो लाइन पसंद करते हैं कि हिंदुस्तान पहले और बाद में बाकी सारी चीजें। लेकिन आप जो कह रही हैं कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है, क्या पार्टी की प्रवक्ता होते हुए इस तरीके की बात करना ये बुलावा देना नहीं था? आप कहीं और से कोई और बोले तब तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये जो है ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से जब कहा जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लेवल पर बनेगी कि नहीं बनेगी किसी की? जी बाकी सारी चीजें सेकंड डन मैं मान लेती हूँ कि नहीं, हम सब मुसलमानों को एक होना चाहिए। हमें मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की। लेकिन शुरुआत जहां से हुई है, इंट्रोस्पेक्शन वहां भी जरूरी है कि नहीं है? रूबिका जी कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आपकी हर बात से मैं अग्री करती हूँ। सिर्फ इस बात से नहीं कि शुरुआत नुपुर के बयान से हुई है। शुरुआत हुई है शिवलिंग को फव्वारा बोलने से। शुरुआत हुई है शिवलिंग को फुटपाथ पे खड़े हुए पोल से कंपेयर करने से। आप किसी के पंथ को बार-बार इंसल्ट करेंगे, उसको आक्रोशित करेंगे और वही तब मोमेंट में आके आपको पलट के कुछ कहने का तो आप कहेंगे गुस्ताखी रसूल की सजा सरकार से होगा। अगर गुस्ताखी रसूल की सजा नहीं है तो जाकर हदीस लिखने वालों को दीजिए वो प्रॉफिट के बारे में गलत बातें करते हैं। अगर गुस्ताखी रसूल की सजा नहीं है तो जैसे मोहम्मद चलाने वालों को दीजिए। गुस्ताखी रसूल की सजा नहीं है तो उन खलीफाओं को दीजिए जिन्होंने कुरान की ज्ञान दे रही है, ज्ञान सबके पास है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले हम सब पहले हैं राजनीतिक दल बाद में। मैं तो कहता हूँ कि नफरत की राजनीति से सत्ता मिल भी जाएगी तो क्या करोगे? लेकिन बीजेपी मानने को कहाँ तैयार है? वो तो नफरत की राजनीति से सत्ता पाना चाहती है। यही तो हम इतने दिनों से कह रहे हैं जो आपके समझ नहीं आ रहा है। इस्लाम के नाम पर इस्लाम आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। आप बोलिए कौन है जो समाज के अंदर में नफरत का बीज बोता है? कौन है? कौन सा दल है जो समाज के अंदर हमेशा राजनीति करता है जाति धर्म की? बताइए कौन है वो? आप जानते हैं, ज्ञान बनी हुई है, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन सच बात नहीं बताएंगे। अनुराग जी सुबह ही जो बात कह रही है अनुराग जी, नहीं आप तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है आप क्या करेंगे। वो ज्ञान हमें दे रही है, उनको ज्ञान सरकार को देना है। तो आपको गालियां नहीं दे रही हैं, वो विपक्ष को गालियां नहीं दे रही है, वो उन लोगों को गालियां दे रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काय लग रहा है कि वो आपको कह रही हैं? वो उन लोगों को कह रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं बोलते आप? अभय जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही है, कानून व्यवस्था उनकी है। मैंने आपने सबको दोष दे दिया, बीजेपी को कोई दोष नहीं है। कमाल है। अच्छा तो अभी बैठकर मैं क्या कर रही थी? सुबही खान से जो काउंटर क्वेश्चन है मैं किसके लिए बोल रही थी? नहीं किसके लिए बोल रही थी? वो बीजेपी नहीं थी, वो किसकी प्रवक्ता थी? हाँ बीजेपी की बात मैं नहीं कर रही थी तो कौन कर रहा था? करने का काम कर रहे हैं अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर किया है उसके बारे में बोल रही है रूबिका जी। देखिए गंभीरता से ये समझने की कोशिश है कि भारत के हित कहाँ प्रभावित होते हैं। इन गल्फ कंट्रीज से भारत को 6 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस आता है। जो करोड़ों लोग हमारे उन देशों में काम करते हैं वो हर साल 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करके हिंदुस्तान को भेजते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका हमारे गिने चुने ट्रेड प्लस पार्टनर्स में से, अर्थात हम उनको माल ज्यादा भेजते हैं, उनके यहाँ से कम मंगाते हैं। समझने की इसीलिए भारत की सरकार ने क्या कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट हैं। समूचा भारत को ये जो अपमान सहना पड़ा
ये इसलिए सहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अवांछित, मैं सुबह की बात से सहमत हूं, अब वातावरण कम से कम ऐसा बनना चाहिए कि ये संदेश जाए समूचे विश्व में कि हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को करनी होगी। चलिए भीतिता ही विसार दे, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो कम से कम ऐसा हो कि हम किसी इस प्रकार के, मैंने उसी मकसद से आज की ये बहस की थी, और जब हम डिबेट में मेहमानों को बुला रहे थे तब इस पर ज्यादा विचार हुआ था कि किस तरीके के लोग आज डिबेट में आने चाहिए। वो लोग और आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के हमने इनवाइट किए हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सहिष्णु हैं, आप वो लोग हैं जो हर बात पर चीखना चिल्लाना शुरू नहीं करते, अपनी बात कहते हैं, पुख्ता तरीके से कहते हैं, और मैं आपका धन्यवाद दे रही हूं। मैं फिर कह रही हूं, बहुत सोच समझकर आज के डिबेट में मेहमानों को बुलाया गया कि सारी बात हो, मतभेद हो, लेकिन कोई ऐसा ना आए जो किसी की भावना को आहत करे, और वो अब तक कामयाब रहा है। मतलब मैं इस बात की शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल बड़ा खराब है। लेकिन वारिस साहब, जो अभय जी अभी कह रहे हैं, वारिस साहब आप मेरे साथ उस डिबेट में नहीं थे, और मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, जो सुबही खान ने कहा, अगर मैं इस बात को नहीं मानूंगी और आप नहीं मानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। गुस्ताखे रसूल की गुस्ताखी अगर किसी ने की है, या उनकी शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी की है, तो उसके खिलाफ वाकई एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही एक्शन और ऐसा ही आउटरेज जो है, तब तो नहीं होता जब एक शख्स मेरे ही शो में बैठकर कह रहा था, मैंने कहा क्या कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो उसने कहा फलाह की बिरयानी खा रहा था। 5 धर्मगुरु बैठे हुए थे यहां पर, तब तो वो असहिष्णुता वाला माहौल नहीं देखने को मिला, तब तो किसी और कंट्री से हम पर दबाव नहीं आया। MF हुसैन, मां सरस्वती की जिस तरीके की पेंटिंग की थी, क्यों आया मैं आपको बता रहा हूं वारिस भाई, मैं ये कह रही हूं ये दो तरफा होना चाहिए ना, एक तरफा नहीं ना। हुजूर मोहम्मद, नहीं सुनिए, नहीं बिल्कुल जुबिका जी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान हैं, सबकी आस्थाएं उनके साथ लगी हुई है, सबके सेंटिमेंट्स लगे हुए। हमारे आका है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी शान में पूरी दुनिया को बना दिया हुजूर के सदके तुफैल में। हमको उनकी इज्जत करना चाहिए, हमारी सेंटिमेंट्स है। अगर किसको इस तरह की गुस्ताखी करेगा हमारे वही तो मैं कह रही हूँ, हमारी सेंटिमेंट्स, शिवम त्यागी के सेंटिमेंट्स, अनुराग भदौरिया के, अभय दुबे के सेंटिमेंट्स कुछ नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को बार बार अजीब व गरीब नाम से पुकारा जाता है। कंपेयर कर ही नहीं सकता। शिवलिंग को फव्वारा कहते हुए किसी को शिव जी के भक्त पूरी दुनिया में है कि नहीं है ना? वो सेलेक्टिव रिस्पेक्ट जो है वो क्यों होनी चाहिए? मैं इस पर भी जवाब नहीं, आपत्तिजनक मैं बता तो रही हूँ आपको, तो मैं उदाहरण दे रही हूँ। मेरे ही शो पर कहा कि फलां की बिरयानी खाकर आया हूँ, तो आप जाके उसके खिलाफ केस करिए, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करिए, उसके खिलाफ केस करिए। ओके वारिस भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप सही कह रहे हो कि केस हो जाना चाहिए। पर मैं ये कह रही हूं कि ये बाउंडेशन सिर्फ एक ही धर्म के लिए क्यों, कि खबरदार हमारे बारे में कुछ कहा तो क्या करेंगे तुम्हें भी नहीं पता। ये चीज दूसरों पर भी तो लागू होनी चाहिए ना। लौट रहे हैं हम। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।